गिरेबान पकड़ सकते हैं और उनसे मालूम कर सकते हैं कि जिस काम के लिए उन्होंने उन्हें मुंतखब किया था उसको वो सही ढंग से आया अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जी शुक्रिया फुरमान अली साहब। हम आपसे फिर दोबारा राब्ता करेंगे ब्रेक के बाद। दूसरे मौजू पर देवयानी खोबरागड़े पर भी बात करेंगे। आम आदमी पार्टी पर यह तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आपका शुक्रिया। हम आपसे फिर दोबारा राब्ता करेंगे। नाज़रीन वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आज से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह। वो सुबह क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला आया तो इसमें आप उस चीज़ को जरा जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तानी सफारतकार देवयानी खोबरागड़े ने अपने खिलाफ वीजा जालसाजी केस खारिज करने की अर्जी के साथ अमेरिका की वफाकी अदालत से रुजू किया है। उधर इस्तेगासा के वकील परीत भरारा ने देवयानी और उनकी मुलाजिमा संगीता रिचर्ड के बीच मुलाजिमत के ताल्लुक से 2 माहिदों के दस्तावेजात मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेश किए हैं। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं दिल्ली स्टूडियो में मौजूद सीनियर सहाफी कुरबान अली साहब से। कुरबान अली साहब, जिस तरह से देवयानी का मामला अब और भी मजीद उलझता जा रहा है, देवयानी अदालत से रुजू हो चुकी हैं कि इसको खारिज किया जाए और साथ ही उन्होंने इस्तेगासा ने भी जो है इस ताल्लुक से अदालत में मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेश किए सबूत वीजा के जो मुलाजमत के ताल्लुक से दोनों के बीच जो मुआहदे हुए थे उसको लेकर, और दूसरी तरफ सरकार इस मामले में और सख्त रवैया अपनाए हुए है। कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? देखिए, बात सही है कि इस मामले को ज़रूरत से ज़्यादा तूल दे दिया गया और एक बहुत छोटे से मामले को लेकर के हिंदुस्तान और अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात
तकरीबन आज की तारीख में ख़त्म हो चुके हैं। और ऐसे दोनों ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जिससे ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई महाज आराई हो रही हो और कोई जंग का मैदान बन गया हो। इस मामले को हिंदुस्तानी हुकूमत को भी ज़रा अमेरिका के साथ में ठीक तरीके से उठाना चाहिए था। और अमेरिका का रवैया भी बहुत गैर जिम्मेदाराना है और उसने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो जो भी गलत या सही जिस बात का ताहिया कर ले फिर वो बात सही ही होनी चाहिए और पूरी दुनिया को उसे इसी तनाजुर में सोचना चाहिए। और यही वजह है कि इतने बड़े स्टेक लगे हुए हैं कि दोनों ममालिक की जो न सिर्फ सिफारती ताल्लुकात बल्कि जो इकनॉमिक इशूज़ हैं एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियर समझौता किया था मनमोहन सिंह साहब ने अमेरिका के साथ में, वो भी दांव पर लग गया है। तो इस तरह से इस पूरे मामले को जिस तरह से तूल दिया गया है वो दोनों मुल्कों के लिए काफी बड़ा एक सरदर्द साबित हो रहा है। दिल्ली छोड़ने के लिए कहा गया है तो ये मामला और कड़ा रुख इख्तियार कर रहा है। अब अमेरिका के सामने क्या रास्ता बचता है और हिंदुस्तान के सामने? नहीं, ये बात सही है क्योंकि ये देवयानी खोबरागढ़े के मामले में एक चीज़ ये सामने आई है कि दिल्ली में जो अमरीकी सिफारत खाना है और उसमें ख़ास करके इस अफसर को जिसको हिंदुस्तान ने निकालने की बात कही है, अमेरिका से कहा है कि वो उसे वापस ले ले, उसका एक रोल रहा है। क्योंकि जिस वक्त देवयानी खोबरागढ़े की ये जो घर में काम करने वाली खादिमा है संगीता रिचर्ड, उसके शौहर को और उसके बच्चे को जिस दिन ये मुकदमा 12 दिसंबर को वहां हुआ है उसके 2 दिन कबल अमरीकी एम्बेसी के हवाले से न्यूयॉर्क भेजा गया था। तो ये खासा एक इस मामले में एक नया मोड़ है कि उसमें अमरीकी सिफारतकारों की क्या दिलचस्पी थी या अमरीकी जो एम्बेसी है उसने ये रोल क्यों अदा किया कि साहब जो टिकट भी है वो संगीता रिचर्ड के शौहर का और उसके बच्चे का करा करके और उसको भेजा गया। और जब वो लोग अमेरिका पहुंच गए तो फौरन ही देवयानी खोबरागढ़े के खिलाफ ये मुकदमा किया गया। इस तरह के मामलात पहली बार नहीं हुए, बहुत सारे मामलात हुए हैं। कई बार ये भी हुआ है कि कुछ हिंदुस्तानी हुकूमत के लोग कई तरह की दूसरी चीज़ों में भी मुलव्वस पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जिनेवा कन्वेंशन के तहत एक इम्यूनिटी मिली हुई है कि और वो यहाँ अमेरिका का भी अगर कोई सिफारतकार या सिफारतखाने में काम करने वाला शख्स किसी किस्म के जुर्म में मुलव्वस हो जाता है तो फिर उसे वापस भेज दिया जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाता। ये जिनेवा कन्वेंशन के तहत एक इम्यूनिटी पूरी दुनिया में जहां जहां लोग मौजूद हैं सिफारतकार उनको मिली हुई है। वैसी इम्यूनिटी अमेरिका ने देवयानी खोबरागढ़े को देने से इनकार कर दिया। जी, नतीजे में हिंदुस्तानी हुकूमत ने पहले देवयानी खोबरागढ़े का तबादला वहां से हटा करके अमेरिका से और अक़वाम मुत्तहिदा में किया और अब अक़वाम मुत्तहिदा से हटा करके उनको वापस दिल्ली लाया जा रहा है। तो एक दोनों तरफ की दोनों हुकूमतों की अना का ये सवाल बन गया है और इससे बड़ा नुकसान पहुंच रहा है उन सिफारती रिश्तों को जो कि एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद पटरी पर आए थे, खास करके जो कोल्ड वॉर के बाद और सोवियत रूस के बिखर जाने के बाद में जो गर्माहट और गर्मजोशी आई थी, अब वो इस छोटे से मामूली से वाक़े से वो चीज़ उसको काफी जद पहुंच रही है। जी, सलमान खुर्शीद ने कहा कि फैसले वक्त के लिहाज से लिए जाते हैं और अब आगे बात करना कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब लिया जाए इसका? जी, वो समझ में नहीं आता कि हमारे वजीर खारजा सलमान खुर्शीद साहब एक दिन तो राज्यसभा में काफ़ी संजीदा लग रहे थे और उन्होंने यहाँ तक ऐलान किया कि अगर मैं इस देवयानी खोबरागढ़े की जो बेइज्जती हुई है, अगर उसको उसके वक़ार की हिफाजत में नहीं कर पाया तो मैं इस ऐवान में वापस नहीं आऊँगा। और उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने ये बयान दिया कि एक ज़रा से मसले के लिए दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात और दोस्ती को दाव पे नहीं लगाया जा सकता। और अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये बयान दिया है, तो ये समझ में नहीं आता। कोई मुस्तकिल मिजाजी हिंदुस्तानी हुकूमत की नज़र नहीं आती। या तो इस मामले को जब आपको अगर तूल देना था और आपने वाकई से देवयानी खोबरागढ़े के मामले को हिंदुस्तान के वक़ार का मसला बनाया था
तब सोच समझ लेना चाहिए था कि ये लड़ाई फिर आगे काफी तफसील से लंबी लड़नी पड़ेगी और फिर इसमें कोई पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। लेकिन अब तमाम तरह के रास्ते निकाले जा रहे हैं, तो इसीलिए जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया कि आप सिफारती ताल्लुकात में और जहां के दो सॉवरेन कंट्रीज जो हैं खुद साख्ता ममालिक, वो अपने आप जब किसी मसले पे बात करते हैं तो उन्हें इस तरह के तमाम दावपेचों से बाहर होना चाहिए और उसमें इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब मामला ये हो गया है कि वन अपमैनशिप, कि अगर हिंदुस्तान ने ऐसा किया तो अमेरिका ये कहेगा, और अमेरिका ने एक बचकाना बात ये की कि उसने इस मामले पर गौर व खौस करने के बजाय ये कहा कि नहीं, हम तो देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे, उस कार्रवाई को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। तो ये भी अमेरिकी हुकूमत का मैं समझता हूं कि एक बचकाना फेल है और उसे भी इस मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए था जितना उन्होंने दे दिया। और आज ये सूरत हाल हो गई है कि यहाँ जो अमरीकी सिफारतकार हैं वो अपने आप को एक तरह के खौफ हिरास के माहौल में पा रहे हैं, और जो हमारे सिफारतकार हैं अमेरिका में, आप जानते हैं कि न सिर्फ वाशिंगटन में एम्बेसी है बल्कि कई बड़े शहरों में कौंसल जनरल के दफ्तर हैं, और वहाँ वो सारे लोग परेशान हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर किस वक्त कौन सा मुकदमा दर्ज हो जाए। हमसे इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए जी हमारे सीनियर सहाफी दिल्ली स्टूडियो से तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे देवयानी खोबरागड़े पर। और अब आगे बढ़ते हैं। ऑनरेबल डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान ने एक बार फिर दाऊद के अपने यहां छुपे होने की खबर की तरदीद की है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान तस्नीम असलम ने कहा कि इस ताल्लुक से हिंदुस्तानी हुकाम को जानकारी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह बात नई नहीं है, माजी में भी यह मसला उठ चुका है और पाकिस्तान ने जांच के बाद यही कहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने जुमे के रोज मीडिया से बात करते हुए कहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद है। नाज़रीन, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन का अगला हिस्सा देखें मेरे साथी सना के साथ। आदाब। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ये है रोजी, जिसे अपने हुकूक का इल्म ही नहीं था, लेकिन अब सरकार की अक़लियती फ़िरक़े की ख़वातीन में क़ुव्वत क़यादत बढ़ाने वाली नई रोशनी स्कीम ने रोजी जैसी हजारों ख़वातीन को अपने घरों से बाहर आने पर राग़िब करके खुद मुख्तार बनाया। वजारत बराए अक़लियती उमूर की इस स्कीम में सरकारी निज़ाम, बैंकों और दूसरे मददगार इदारों के जरिए तमाम अक़लियती ख़वातीन को अपने रोजमर्रा के बैरूनी काम करने के लिए तकनीकी मालूमात फराहम कराई जा रही हैं, जिससे उनमें एक नई खुद एतमादी पैदा हो रही है। आज रोजी अपने पैरों पर खड़ी है और अपने जैसी दूसरी ख़वातीन को भी नई रोशनी स्कीम की तरह तरह की ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अक़लियती ख़वातीन में क़ुव्वत क़यादत बढ़ाने वाली नई रोशनी स्कीम। उम्मीद है आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप?
मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला आया तो इसमें आप उस चीज़ को जरा जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन आदाब, मैं हुसना, ETV न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले खबरनामे की सुर्खियां। CBI ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में तकर्रुरी में बड़े घपले का किया पर्दाफाश, 3 लेफ्टिनेंट कर्नलों के खिलाफ केस दर्ज। केजरीवाल के जनता दरबार में मची अफरा तफरी, वजीर आला ने बद इंतजामी के लिए अवाम से मांगी माफी। दाऊद इब्राहिम के बारे में पाकिस्तान का रटा रटाया दावा, फिर कहा नहीं है पाकिस्तान में दाऊद। और देवयानी खोबरा गढ़े अमेरिका अदालत से रुजू, वीजा जेल साजी में किसी खारिज करने की अपील। ये थी अब तक की सुर्खियां, खबरें तफसील से। साबिक जज स्वतंत्र कुमार ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि वो ऐसी किसी इंटर्न को नहीं जानते। जराये के मुताबिक एक लॉ इंटर्न ने स्वतंत्र कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए उनके खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। लॉ इंटर्न ने अर्जी के साथ एक हल्फनामा भी दाखिल करते हुए रिटायर्ड जस्टिस स्वतंत्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गांगुली की तरह ही इस मामले में भी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। रिटायर्ड जस्टिस RS सोढ़ी स्वतंत्र कुमार के केस को जस्टिस गांगुली के केस जैसा ही मानते हैं। ये जो इंटर्न का मामला, ये सेकंड मामला जो हुआ है, इसका और वो पहले वाले का कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर पहला जज इंडाइट हो सकता था तो ये भी शायद इंडाइट हो जाए, लेकिन हाँ, ये कानूनी मामला है। जैसे कि कानून कहता है कि प्रोसिक्यूटर्स की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, वो उसको सही माना जाए तो वो कन्विक्शन हो सकती है। ऐसे ही इस पे भी अगर तो ये मान ली कि ये जो कह रही है प्रोसिक्यूटर्स वो बिल्कुल सच है और वो क्रेडिबल है, फिर तो ये भी इसको भी उतना महत्व दिया जाएगा। और लेकिन इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन भी चाहिए और फिर उस इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है ट्रायल भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोनों मारूफ वकील आभा सिंह का मानना है कि मुतासिरा को इस मामले में FIR दर्ज करानी चाहिए थी। एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे रही हैं, जबकि करेक्ट रास्ता था कि उनको जो है 154 CRPC के तहत पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दायर करानी चाहिए थी। और चूंकि ये जज रिटायर हो चुके हैं और वो एक दूसरे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, तो इस मामले में प्रेसिडेंट के पास उनको गुहार लगानी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट के पास इसमें कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई पावर्स नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। साथ ही साथ ये भी एक सवाल उठता है कि ये लॉ इंटर्न 2 साल से क्यों चुप बैठी हुई थी। 39
लाइन सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है कि अगर कोई गुनाह हुआ है तो हर सिटीजन की ड्यूटी बनती है कि वो पास ही नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास जो है जाके कंप्लेन लिखाएं। तो इन्होंने 2 साल क्यों डिले किया, और वो भी एक ऐसे जज के खिलाफ जिसकी रेप्यूटेशन, जिसकी ईमानदारी की कहानी कही जाती है। और 67 ईयर ओल्ड जस्टिस गांगुली की जो है सिर्फ एक एलिगेशन पे उनको रिजाइन करना पड़ा, और ये भी एक बुजुर्ग 67 ईयर ओल्ड 65 या 67 ईयर ओल्ड के जज है, और उनकी एक एलिगेशन पे उनकी इतने सालों की रेप्यूटेशन, इतने सालों की मेहनत को दांव पे। बीजेपी लीडर नजमा हिफ्तुल्लाह का कहना है कि इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। Sad, it is I'm very angry also, because people who are sitting on such important position of giving judgment between good and bad, if they come unto such allegations, it's very sad, a reflection on our society and our system. And I feel the inquiry should be done, and then they should find out what is the truth in it. इधर एनयूजेएस के वाइस चांसलर का कहना है कि वो इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बातचीत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उनके इदारे में शिकायती सेल है, और अगर तालिबात को किसी किस्म की परेशानी हो तो वो इस सेल से रुजू कर सकती हैं। Faculty members, and after their internship, once they find that there is some difficulty, harassment or any other complaint, then within 6 months they should give such a complaint either to the vice chancellor or to any of the faculty members or to the internal complaints committee. We have internal complaints committee, and students should not fear about expressing their grievances in case there is such a grievance. Yes, for various purposes we are consulting, and on this issue also will be in touch with His Lordship or Chancellor. I don't know anything about Supreme Court's posture on this matter. I'm not in a position to say anything on this. Supreme Court is the highest seat of justice. It's a apex court of. खबरनामे में वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है, और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक सकते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया मसला आया तो इसमें आप उस चीज को जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त।
जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी ने एक बार फिर कोयला घोटाले मामले को उठाते हुए वजीर आजम से इस्तीफा का मुतालबा किया है। बीजेपी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मनमोहन सिंह का वजीर आजम के ओहदे पर बना रहना ठीक नहीं है। कोयला घोटाले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के फटकार के बाद अब प्रधानमंत्री का पद पर बने रहना ये ठीक नहीं है और इसलिए हमने पहले से ही उनका इस्तीफा मांगा। लेकिन हम अब पूछना चाहते कि जो 2 राज्य मंत्री थे उन 2 राज्य मंत्रियों के बारे में सीबीआई अपनी जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है और कोल के घोटाले में आज तक अगर 40 से ज्यादा खदान के आवंटन रद्द हुए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि उसकी। गोवा इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 27 हो गई है। मलबे से आज भी 2 लाशें बरामद की गई। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के डायरेक्टर अशोक मेनन ने आज मीडिया को बताया कि राहत कार्य ऑपरेशन 7वें दिन भी दाखिल हो गया है। मलबे से 2 लाशें बरामद की गई हैं। याद रहे कि पिछले शनिचर को 5 मंजिला इमारत में आग लग गई थी। नंदन नीलकनी सियासी अखाड़े में उतरने को तैयार हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर और आधार प्रोग्राम के हेड का कहना है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और लोकसभा इंतखाबात में किस्मत आजमाएंगे। नीलकनी ने कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें इंतखाबी सियासत में किस्मत आजमाने का मौका देती है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के पेश नजर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। बेंगलुरु में राहुल पार्टी लीडरों के साथ तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस के नायब सदर रियासत के वजीर आला सिद्धरमैया, केपीसीसी सदर जी परमेश्वरम समेत दीगर लीडरों के साथ रियासत के मुख्तलिफ सियासी मसाइल पर तफसीली बातचीत करेंगे। इस मीटिंग में राहुल गांधी के साथ मरकजी वज़रा शशि थरूर, मनीष तिवारी और सचिन पायलट भी शामिल रहेंगे। मुल्क के शुमाली हिस्से में बारिश ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में सर्दी शबाब पर है और यहां कई मकामात पर दर्जे हरारत मामूल से -4 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश में बारिश और उत्तरांचल के अल्मोड़ा और उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी ने लोगों का सर्दी से बुरा हाल कर दिया है। राजस्थान के माउंट आबू में दर्जे हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चोरू और श्रीगंगानगर में भी -2 डिग्री के करीब दर्जे हरारत गिर गया। उधर पंजाब और हरियाणा के कई मकामात पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अमृतसर में 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया। पंजाब के आदमपुर और जालंधर जिलों में चार दिन की बच्ची को उसके वालिद ने इलाज के बहाने जिंदा दरगोर करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शमशान के सन्नाटे को चीरती हुई बच्ची की आवाज पास ही खेल रहे लड़कों के कानों में गई। फिर क्या था, बच्ची के वालिद हवालात में थे। पेश है मुरादाबाद से एक खास रिपोर्ट।
बरेली के नवाबगंज के राजेश की करतूत से लोग अचंभे में हैं। 2 साल कबल राजेश की शादी सुनीता से हुई थी। 5 दिन कबल एक निजी अस्पताल में सुनीता ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का वजन कम होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे मुरादाबाद के किसी अस्पताल में रेफर किया था। तो उसे किसने कह दिया था कि ये मर चुकी